हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और 2026 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, मैं आज आपको हिंदी का वायरल मॉडल पेपर बताने वाला हूं। यही मॉडल पेपर आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाला है। इस मॉडल पेपर से पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर का पेपर आप बोर्ड एग्ज़ाम में करके आओगे। स्टूडेंट, जितने भी मैं आपको वायरल मॉडल पेपर करा रहा हूँ, बस आप इन पेपरों को तैयार कर लेना। जो भी मॉडल पेपर आप लोगों को कराऊँगा, आप उस मॉडल को पेपर तैयार कर लो। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका 2026 हिंदी का पेपर है और इसका पेपर जो कोड है, संकेतांक है 801 HB। और इसमें आपको सबसे पहले अपना अनुक्रमांकन लिखना है, उसके बाद आपको नाम लिखना है और आपको पेपर को हल करने के लिए समय जो मिलेगा वो मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। डियर स्टूडेंट, और इसमें जो है नोट है कि प्रारंभ के जो पहले जो 15 मिनट हैं आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं और पूर्णांक आपका 70 अंक का होगा पेपर। और आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड ए तथा खंड ब। यानी इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड ए तथा खंड ब। खंड ए में जो 1 से लेकर 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और जिनके सही उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक में नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से ही सही विकल्प वाली गोली को पूर्ण रूप से काला करना है। उसके बाद है आपका खंड ए में प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। प्यारे बच्चों, जो भी आप काला करते हो उसे आप ना तो काटेंगे, ना इरेजर का प्रयोग करेंगे रबड़ का, ना व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे। और प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी जो प्रश्न 1 अंक का उसके सामने 1 अंक है, और 2 अंक का 2 अंक, और 4 अंक का 4 अंक, और 6 अंक का तो 6 अंक, यानी उनके नंबर प्रश्नों के सामने लिखे गए हैं, कितने प्रश्न का कितने नंबर का कौन सा प्रश्न है। और खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही साथ करें। उसके बाद है प्यारे विद्यार्थियों आपका कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थी, जो भी प्रश्न शुरू से करना है आपको, और जो प्रश्न नहीं आता है उसे आपको छोड़ देना है, उस पर समय आपको नष्ट नहीं करना है प्यारे बच्चों। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका खंड ए। ये आपका है खंड ए। ये आपका प्यारे विद्यार्थियों खंड ए है कि इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये आपके 20 अंक हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसमें जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके कि चंद्रगुप्त के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि चंद्रगुप्त के लेखक हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसमें ऑप्शन ए है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी है आपका प्यारे विद्यार्थियों जगदीश चंद्र, और ऑप्शन सी आपका जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन डी आपका महादेवी वर्मा। तो चंद्रगुप्त के लेखक हैं प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी है जगदीश चंद्र, और ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो प्यारे बच्चों, आपका जो इसमें है ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ये प्यारे बच्चों 1 अंक का एक क्वेश्चन है इसमें। ये 20 बहुविकल्प हैं तो 20 अंक हैं। उसके बाद है आपका कि नमक के क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि नमक के दरोगा कहानी के लेखक हैं। नमक के दरोगा कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी है विष्णु प्रभाकर। तो नमक के दरोगा कहानी के लेखक हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रेमचंद।
उसके बाद है आपका कि प्रश्न नंबर 3 है, प्रगतिवाद युग के कवि हैं। प्रगतिवाद युग के कवि हैं। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है केदारनाथ अग्रवाल और ऑप्शन डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो डियर स्टूडेंट, प्रगतिवाद युग के कवि हैं, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केदारनाथ अग्रवाल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है कि पथिक के रचनाकार हैं। पथिक के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त। तो पथिक के रचनाकार हैं, तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राम नरेश त्रिपाठी। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि करुण रस का स्थायी भाव है। प्यारे बच्चों कि करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए आपका रीति है, ऑप्शन बी है हास, ऑप्शन सी है शोक और ऑप्शन डी है निर्वेद। तो करुण रस का स्थायी भाव है, तो इसमें प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी शोक। इसके बाद है आपका कि रीतिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन ए है नागार्जुन और ऑप्शन बी है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है मितिराम। तो रीतिकाल के कवि हैं, तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मतीराम। प्यारे बच्चों ये भी जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं, ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। ये पिछले 8-10 वर्षों के क्वेश्चन हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बता रहा हूँ, मॉडल पेपर के द्वारा। आप इनको अच्छी प्रकार से तैयार कर लें प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि सेवा सदन के लेखक हैं। सेवा सदन के लेखक हैं। ऑप्शन सेवा सदन के लेखक हैं। ऑप्शन ए है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। तो सेवा सदन के लेखक हैं। ऑप्शन ए है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। तो प्यारे बच्चों आपका जो ऑप्शन है वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रेमचंद। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि उपमेय में उपमान की संभावना को क्या कहते हैं। उपमेय में उपमान की संभावनाओं को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आपका उपमा अलंकार, ऑप्शन बी है आपका रूपक अलंकार, ऑप्शन सी है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी है दृष्टांत अलंकार। तो उपमेय में उपमान की संभावना को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए है पर्या, ऑप्शन बी है वरण, ऑप्शन सी है परि और ऑप्शन डी है प्र। तो पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्यारे बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी परि। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि पंचवटी में कौन सा समास है। ऑप्शन ए आपका कर्मधार है,
ऑप्शन बी है दंड, ऑप्शन सी है द्विगु और ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। यानी पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास, ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। तो पंचवटी में प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी द्विगु समास। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 है कि शार्दुल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। शार्दुल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है व्याघ्र, ऑप्शन बी है मार्तंड, ऑप्शन सी है अनुचर, ऑप्शन डी है विचक्षण। विचक्षण यानी शार्दुल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, व्याघ्र। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कि श्याम द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। श्याम द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कौन सा वाच्य होगा? श्याम द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कौन सा वाच्य होगा? तो प्यारे बच्चों इसमें है ऑप्शन ए है कृतवाच्य, ऑप्शन बी आपका कर्मवाच्य, ऑप्शन सी आपका भाववाच्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कर्मवाच्य। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी 13वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि वाक्य में कितने अंग होते हैं? वाक्य में कितने अंग होते हैं? ऑप्शन ए आपका 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 8। तो वाक्य में कितने अंग होते हैं प्यारे बच्चों? इसमें आपका ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 होते हैं। वाक्य में कितने अंग होते हैं? 2 होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि रोला किस प्रकार का छंद है? रोला किस प्रकार का छंद है? ऑप्शन ए है आपका कि विषम मात्रिक, ऑप्शन बी है सममात्रिक, और ऑप्शन सी है अर्धसममात्रिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रोला किस प्रकार का छंद है? ऑप्शन ए विषम मात्रिक, ऑप्शन बी है सममात्रिक, और ऑप्शन सी है अर्धसममात्रिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सममात्रिक। यानी रोला किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक। और इसके बाद है स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि छायावाद युग की कालावधि है। छायावाद युग की कालावधि अवधि है। ऑप्शन ए है सन 1918 से 1936 ईस्वी, ऑप्शन बी है सन 1842 से सन 1890 ईस्वी, ऑप्शन सी है सन 1643 से 1868 ईस्वी, ऑप्शन डी है सन 1868 से 1900 ईस्वी। तो छायावाद युग की कालावधि है। तो डियर स्टूडेंट इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सन 1918 से 1936 ईस्वी तक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर
17 है, इसमें है कि चिदम्बरा के रचनाकार हैं। चिदम्बरा के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी है सुमंत्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो चिदम्बरा के रचनाकार हैं, इसमें ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी है सुमंत्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो इसमें जो आपका है वो ऑप्शन सी प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सुमंत्रा नंदन पंत। चिदम्बरा के रचनाकार हैं सुमंत्रा नंदन पंत। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि आधुनिक युग की मीरा हैं। आधुनिक युग की मीरा हैं। ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी है सुमंत्रा कुमारी सिंघा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग की मीरा हैं, ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी है सुमंत्रा कुमारी सिंघा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी महादेवी वर्मा। आधुनिक की जो मीरा हैं वो महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 की ते युष्मद शब्द का किस विभक्ति और वचन का रूप है। ते युष्मद शब्द का किस विभक्ति और वचन का रूप है। ऑप्शन ए है प्रथमा बहुवचन, ऑप्शन बी है द्वितीय द्विवचन, और ऑप्शन सी है चतुर्थी एकवचन, ऑप्शन डी है षष्ठी एकवचन। तो ते युष्मद शब्द का किस विभक्ति और वचन का रूप है। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी षष्ठी एकवचन। और इसके बाद आपका नेक्स्ट यानी लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी 20वां, कि हिंदी में पदों की संख्या होती है। हिंदी में पदों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 7। तो हिंदी में पदों की संख्या होती है 4, 6, 8, 7। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 8। हिंदी में पदों की संख्या होती है 8, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार मैंने आपको ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं, यानी 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन बताएं। तो डियर स्टूडेंट आप इनको अच्छी प्रकार से तैयार कर लें, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में 20 में से 20 अंक प्राप्त कर सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों अब आपका खंड व स्टार्ट होता है। इसमें आपके वर्णनात्मक प्रश्न हैं। तो इसमें है प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका 3×2 यानी आपका 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। खंड व में वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी कितने अंक का, 6 अंक का। कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आपका है, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को
प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश वे चेतना की भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। इसके बाद इसमें फर्स्ट जो है क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सेकंड है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और थर्ड है आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि गद्यांश किस प्रकार लिखा जाएगा। ये मैंने आपको इस प्रकार लिख के बताया है। यह है आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट का उत्तर है कि आज विज्ञान ... नियंत्रित भी। तो प्यारे बच्चों आपको बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार हल करना है। बोर्ड की कॉपी में प्रश्न नंबर डालकर उत्तर आज विज्ञान ... शुरू को 2 शब्द लिखने और लास्ट के 2, उसके बाद आपको डालना उत्तर फर्स्ट। ये आपका है संदर्भ। संदर्भ में है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी, ये आपका है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक, यानी पाठ्यपुस्तक है गद्य खंड के, पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसमें लेखक ने नैतिक अंकुश के साथ विज्ञान की शक्ति के उपयोग की आवश्यकता के विषय में बताया है। इस प्रकार आपको संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसमें लेखक ने नैतिक अंकुश के साथ विज्ञान की शक्ति के उपयोग की आवश्यकता के विषय में बताया है। इस प्रकार मैंने आपको ये संदर्भ बताया। उसके बाद है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो आपका रेखांकित है यहाँ से आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती, यह नैतिक होती। तो आपको यहीं तक लिखना है, यानी रेखांकित अंश की जो वाक्य करनी है आपको यहीं तक करनी है, हितकर नहीं होती। तो मैं इसका आपको वाक्य बताता हूँ। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार व्याख्या, यह आपके उत्तर डाल लेना। ये सेकंड है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें लिखा है कि आधुनिक युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। आधुनिक युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। विज्ञान ने मानव को असीमित शक्तियाँ प्रदान की हैं, यानी मानव ने विज्ञान को असीमित शक्तियाँ प्रदान की हैं। विज्ञान से प्राप्त इस
शक्ति का प्रयोग कुछ लोग अपनी उन्नति के लिए करते हैं, किंतु कुछ लोग दूसरों का विनाश करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। यानी विज्ञान से प्राप्त इस शक्ति का प्रयोग कुछ लोग अपनी उन्नति के लिए करते हैं, किंतु कुछ लोग दूसरों का विनाश करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। विज्ञान की शक्ति प्राप्त करके प्रत्येक व्यक्ति, समूह अथवा राष्ट्र अपने विपक्षी व्यक्ति, समूह अथवा उसे नष्ट करने देने के प्रयासों में लगा हुआ है। यानी कि किंतु कुछ लोग दूसरों का विनाश करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। विज्ञान की शक्ति प्राप्त करके प्रत्येक व्यक्ति, समूह अथवा राष्ट्र अपने विपक्षी व्यक्ति, समूह अथवा उसे नष्ट करने देने के प्रयासों में लगा हुआ है। उससे आगे है कि अतः हमें ऐसी भावना विकसित करनी होगी, अतः हमें ऐसी भावना विकसित करनी होगी जिससे मानव द्वारा विज्ञान की शक्तियों का दुरुपयोग न हो। यानी राष्ट्र अपने विपक्षी व्यक्ति, समूह अथवा उसे नष्ट कर देने के प्रयासों में लगा हुआ है, अतः हमें ऐसी भावना विकसित करनी होगी जिससे मानव द्वारा विज्ञान की शक्तियों का दुरुपयोग न हो सके। नेक्स्ट है कि इसीलिए तो कहा गया है कि नैतिकता के अंकुश के बिना प्रत्येक शक्ति विनाशकारी ही होती है। अतः हमें ऐसी भावना विकसित करनी होगी जिससे मानव द्वारा विज्ञान की शक्तियों का दुरुपयोग न हो सके। इसलिए तो कहा गया है कि नैतिकता के अंकुश के बिना प्रत्येक शक्ति विनाशकारी ही होती है। यदि हमें उसे मनुष्य के लिए कल्याणकारी बनाना है तो उस पर नैतिकता का नियंत्रण रखना ही होगा। यदि हमें उसे मनुष्य के लिए कल्याणकारी बनाना है तो उस पर नैतिकता का नियंत्रण रखना ही होगा। तो इस प्रकार मैंने आपको रेखांकित अंश की व्याख्या की है। इसके बाद आपका जो है वो थर्ड क्वेश्चन है कि थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है यह है कि आज विज्ञान, थर्ड क्वेश्चन है कि आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है। तो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थी ये है क्वेश्चन नंबर 3 का कि विज्ञान ने आज मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है कि विज्ञान ने आज मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको ये 6 अंक का क्वेश्चन बताया टोटल। इसे आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लें जिससे आप 6 में से 6 अंक प्राप्त कर सकें। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही अथवा का भाग है प्यारे बच्चों। अथवा या तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया उसको कर लें, चाहे आपकी मर्जी है इस वाले क्वेश्चन कर लें। यह है कि कुसुम का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। कुसुम का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की
संगति यदि बुरी होगी, ये कह रहा है किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं कि कुसुम का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन ब दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इसमें है क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट है इसमें कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सेकंड इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। थर्ड है कि बुरी संगति से व्यक्ति की क्या हानि होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। सबसे पहले मैं उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ बताता हूँ, किस प्रकार लिखना है आपको। ये अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का ही, कि यह उत्तर है। आपको कुसुम का ज्वर और डॉट डॉट उठाती जाएंगी, इस प्रकार लिखना है प्यारे बच्चों आपको आपके बोर्ड एग्जाम में। और उत्तर लिखना है इस प्रकार के संदर्भ की प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी गद्यांश आए आपको, तो आपको क्या करना है कि आपको उस पाठ का नाम याद होना चाहिए जिससे गद्यांश लिया गया है, और उस पाठ के लेखक का नाम याद जरूरी होना चाहिए। तो संदर्भ में है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। उसके बाद में आपको ये जो है रेखांकित अंश की व्याख्या बताऊंगा। यानी कुसुम का ज्वर भयानक होता है, यानी इस पूरे ग्राफ की मैं आपको व्याख्या कराऊंगा। कुसुम का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो इसमें है सेकंड भाग कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ इसकी व्याख्या। तो प्यारे बच्चों, आपको इस प्रकार लिखना है, उत्तर सेकंड है। साफ साफ लिखना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या इसमें है कि जीवन में संगति के प्रभाव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि बुरे और दुष्ट लोगों की संगति एक भयानक ज्वर के समान है। यानी जीवन में संगति के प्रभाव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि बुरे और
दुष्ट लोगों की संगति एक भयानक ज्वर के समान है। जिस प्रकार भयानक ज्वर शरीर की संपूर्ण शक्ति को क्षीण कर देता है, उसी प्रकार दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि, विवेक, सदाचार आदि को भी खो बैठता है। यानी जिस प्रकार भयानक ज्वर शरीर की संपूर्ण यानी सारी शक्ति जो है ताकत को छीन यानी नष्ट कर देता है, उसी प्रकार दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि, विवेक, सदाचार आदि को भी खो बैठता है। बुरी संगति के प्रभाव में पड़कर व्यक्ति अच्छे बुरे, उचित अनुचित का भी ज्ञान खो देता है। यानी बुरी संगति के प्रभाव में पड़कर व्यक्ति अच्छे बुरे, उचित अनुचित का भी ज्ञान खो देता है। विशेष रूप से युवावस्था में जो लोग बुरी संगत में पड़ जाते हैं, वे कभी उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो पाते हैं। यानी विशेष रूप से युवावस्था में जो लोग बुरी संगत में पड़ जाते हैं, वे कभी उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो पाते हैं। सुसंगति एक ऐसी वाह के समान है जो गिरे हुए को उठाती है तथा गिरते हुए को सहारा देती है। अर्थात स्वसंगति मिल जाने पर भी बुरी संगति में पड़ा हुआ व्यक्ति भी उन्नति की ओर बढ़ सकता है। कहने का मतलब कि विशेष रूप से युवावस्था में जो लोग बुरी संगति में पड़ जाते हैं, वे कभी उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो पाते हैं। सुसंगति एक ऐसी वाह के समान है जो गिरे हुए को उठाती है तथा गिरते हुए को सहारा देती है। अर्थात स्वसंगति मिल जाने पर बुरी संगति में पड़ा हुआ व्यक्ति भी उन्नति की ओर बढ़ सकता है। इसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड में कि बुरी संगति से व्यक्ति की क्या हानि होती है। मैं इसको आपको बताता हूँ कि बुरी संगति से व्यक्ति की क्या हानि होती है। तो इसका जो आंसर है वो इस प्रकार है। उत्तर है थर्ड क्वेश्चन का कि बुरी संगति व्यक्ति को निरंतर अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है, क्योंकि वह उसकी नीति, सद्वृत्ति और बुद्धि का नाश करती है। यानी बुरी संगति व्यक्ति को निरंतर अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है, क्योंकि वह उसकी नीति, सद्वृत्ति और बुद्धि का नाश करती है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो अथवा में है उसके मैंने तीनों भाग आपको करा दिए हैं। ये भी आपके 6 अंक में पूछे जाएंगे। आपकी ये मर्जी है कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 कि निम्नलिखित पद्यांश, पहले मैं आपसे गद्यांश के बारे में पूछा, अब पूछ रहा है पद्यांश के बारे में। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका 6 अंक का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लें आप कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए
प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कह रहा है कि निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाए सोए दे बुझती साँच ने हाँसी। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाए सोए दे बुझित साँच ने हाँसी। को जनक कौन है जननी, को जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो वरन भेष है, कैसो की ही रस में अभिलाषी। यानी को जनक कौन है, जननी कौन नारी को दासी, कैसो वरन वेश है, कैसो कही रस में अभिलाषी। पावोगे पुनि क्यों आपनो जो रे करेगो घासी, सुनत मौन हवे रहो बावरो सूर सबे मिति नासी। यानी कैसो वरण वेश है, कैसो कही रस में अभिलाषी, पावेगो पुनि क्यों आपने जोरे करेगो घासी, सुनत मौन हवे रहो बावरो सूर सबे मित नासी। तो इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। सेकंड है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। थर्ड है मधुकर शब्द का क्या अर्थ है। यानी फर्स्ट है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और थर्ड है मधुकर शब्द का क्या अर्थ है। तो मैं आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना बताता हूँ। तो संदर्भ इस प्रकार है, यह आपका प्रश्न नंबर 2 का आंसर है। आपको लिखना है कि निर्गुण कौन, डॉट डॉट करके बोर्ड कॉपी में आपको मिति नासी साफ साफ लिखना है प्यारे बच्चों आपको अपनी बोर्ड कॉपी में। और उत्तर इसका फर्स्ट है यानी संदर्भ। इस प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश महाकवि, यानी प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड, पहले क्या थी वो, पहले आपसे पूछा गया था वो थी आपकी गद्य खंड, ये आपकी है काव्य खंड में पद शीर्षक से संकलित है। इस प्रकार को संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। यह हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड में पद शीर्षक से संकलित है। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसको बताता हूँ मैं आपको। इस प्रकार करनी है, ये उत्तर है आपका सेकंड का कि रेखांकित अंश की व्याख्या। गोपियाँ कहती हैं, इम्पोर्टेंट पद्यांश से प्यारे बच्चों, जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, पिछले आपके 10 वर्षों के क्वेश्चन है। इसमें है कि गोपियाँ कहती हैं कि हे भ्रमर, निर्गुण ब्रह्मा किस देश का निवासी है। गोपियाँ कहती हैं हे भ्रमर, निर्गुण ब्रह्मा किस देश का निवासी है। हम शपथ देकर सच सच पूछ रही हैं, हंसी नहीं करती।
गोपियाँ कह रही हैं कि हम शपथ देकर सच सच यानी सच 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 पूछ रही हैं, हंसी नहीं करती। हमें यह बात पूरी तरह समझाकर बताओ, उसका पिता कौन है, माता कौन है, स्त्री और दासी कौन है। यानी वो कह रही हैं कि हमें, गोपियाँ कह रही हैं, हमें यह बात पूरी तरह समझाकर बताओ कि उसका पिता कौन है और माता कौन है, स्त्री और दासी कौन है। उसका रंग और वेश कैसा है, उसका रंग और वेश कैसा है, उसे किस रंग से अधिक लगाव है, उसे किस रंग से अधिक लगाव है। यदि तुम कपट करोगे तो उसका फल स्वयं पाओगे। यदि तुम कपट यानी छल कपट करोगे, हमारे साथ धोखा करोगे, तो उसका फल भी आप स्वयं पाओगे। सूरदास कहते हैं कि गोपियों के ऐसे सूरदास कहते हैं कि गोपियों के ऐसे तर्कपूर्ण प्रश्न सुन कर उद्धव किंकृत विमूढ़ हो गए हैं। सूरदास कहते हैं कि गोपियों के ऐसे तर्कपूर्ण प्रश्न सुनकर उद्धव किंकृत विमूढ़ हो गए हैं और उसका विवेक समाप्त हो गया तो इस प्रकार मैंने आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करके बताई प्यारे बच्चों। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताऊंगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है कि मधुकर शब्द का क्या अर्थ है। उसके बाद मैं आपको अथवा वाला बताऊंगा प्यारे बच्चों इसी में कि मधुकर शब्द का क्या अर्थ है, इसके बारे में बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 कि मधुकर उद्धव को कहा गया है। मधुकर किसको कहा गया है? उद्धव जी को मधुकर कहा गया है। उन्हें इस बात की सौगंध खिलाई जा रही है। मधुकर जो उद्धव को कहा गया है, उन्हें इस बात की यानी कसम खिलाई जा रही है, सौगंध, कि वे गोपियों को निर्गुण ब्रह्मा का परिचय बिल्कुल सही सही दें। मधुकर उद्धव को कहा गया है कि उन्हें इस बात की सौगंध खिलाई जा रही है कि वे गोपियों को निर्गुण ब्रह्मा का परिचय बिल्कुल सही सही दें। तो प्यारे बच्चों, ये भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन था। इसको भी आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लें। यह आपका जो क्वेश्चन है ये अथवा वाला है, प्रश्न नंबर 2 का ही। ये भी आपका 6 अंक का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये आपके मर्जी है कि आपको जो भी कौन सा क्वेश्चन आता है उसको हल कर दें, या तो इसे कर दें जो मैंने आपको अभी पहले बताया उसे हल कर दें। इसमें है कि नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। यानी कि नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह है, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह है, हृदय पवित्र बना लें हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन
सबको मित्र बना लें हम। यानी सब तीर्थों का एक तीर्थ यह है, हृदय पवित्र का एक तीर्थ यह है, हृदय पवित्र बना लें हम। आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना लें हम। तो इसमें क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। सेकंड है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। थर्ड है सब तीर्थों का तीर्थ किसे कहा गया है। तो मैं इसको आपको संदर्भ बताता हूँ प्यारे बच्चों। तो संदर्भ जो है वो इस प्रकार है। यह है प्रश्न नंबर 2 अथवा वाला क्वेश्चन है कि नहीं चाहिए डॉट डॉट मित्र बना लें हम। इस प्रकार आपको अपनी कॉपी में लिखना है और बहुत ही साफ साफ सुंदर लेख लिखना है आपको बोर्ड परीक्षा में। यह आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट का है संदर्भ। इसमें है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत माता का मंदिर यह शीर्षक कविता से लिया गया है। यानी संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत माता का मंदिर यह शीर्षक कविता से लिया गया है। और इसका जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर इसमें कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी ये हृदय पवित्र बना लें हम। आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना लें हम। इसका मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ जो इस प्रकार है। यह उत्तर है आपका सेकंड प्रश्न का। इस प्रकार लिखना आपको रेखांकित अंश की व्याख्या यही नहीं हम। यही नहीं हम अपने व्यक्तित्व एवं चरित्र में प्रेम करुणा सहानुभूति आदि के उन भावों को विकसित करें। यही नहीं हम अपने व्यक्तित्व एवं चरित्र में प्रेम करुणा सहानुभूति आदि के उन भावों को विकसित करें जिससे यानी जिनसे हम अजात शत्रु बन जाएं। अर्थात इस संपूर्ण जगत में हमारा कोई शत्रु ही न बन पाए। यानी जिनसे हम अजात शत्रु बन जाएं, अर्थात इस संपूर्ण जगत में हमारा कोई शत्रु ही न बन पाए। इस प्रकार हम समस्त संसारवासियों को अपना मित्र बनाने में सफल हों तथा हम शत्रुओं के दिल जीतने में भी समर्थ हो जाएं। कहने का मतलब है यही नहीं हम अपने व्यक्तित्व एवं चरित्र में प्रेम करुणा सहानुभूति आदि के उन भावों को विकसित करें जिनसे हम अजात शत्रु बन जाएं। अर्थात इस संपूर्ण जगत में
हमारा कोई शत्रु ही न बन पाए। इस प्रकार हम समस्त संसारवासियों को अपना मित्र बनाने में सफल हों तथा हम शत्रुओं के दिल जीतने में भी समर्थ हो जाएं। ये प्यारे बच्चों आपका सेकंड प्रश्न का सेकंड आंसर था। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है थर्ड में कि सब तीर्थों का तीर्थ किसे कहा गया है। इसका आंसर बताता हूँ आपको, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है ये कि भारत देश को संपूर्ण विश्व के सभी तीर्थों का तीर्थ कहा गया है। यानी भारत देश को संपूर्ण विश्व के सभी तीर्थों का तीर्थ कहा गया है। तो इस प्रकार मैंने आपको प्रश्न नंबर 2 जो अथवा में था वो बताया। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में 6 अंक का पूछा जाता है। आप इसको अच्छे प्रकार से प्यारे बच्चों तैयार कर लें। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश की संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपका 5 अंक का पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश की संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह नगरी विविध धर्माणा संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्येन च बहव महात्मान अगस्त्य सुविनान विचारान पाषाण न केवल दर्शने साहित्य धर्मो अपितु कलाश्व यह नगरी विद्वाना कलाना और शिल्पनाश कृते लोके विस्तृत अत्र कोसा साटिका देशो देश है सर्वत्र स्पैंड। तो इस प्रकार ये आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना था बच्चों। इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हल करके बताऊंगा। ये आपका 5 अंक का, इस प्रकार आप इसको तैयार कर लें। या उसके बाद है इसी में है अथवा में है। अथवा वाला इस प्रकार है कि नागरिक बहुकाल यावत अत्यंत पर प्रवेलिका उत्तर धातु समर्थ न अभवत अतः ग्रामीण अवदत अहम अस्य पहला क्या उत्तरा ने जनामि इंद्र श्रुता ग्रामीण अतकत यदि भवान उत्तर ने जानाति तरी ददातु 10 रूपस्कराणि अतः मलान मुखेन नागरिण समानुसार 10 प्यारकाणी दतानी। ये आपका 5 अंक का है। इस प्रकार चाहे आप इस वाले को हल कर सकते हैं, जो भी आपको याद है उन दोनों में से आप एक को हल कर लें। और इन दोनों को मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसमें आपको हल करके बताऊँगा प्यारे बच्चों। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपका 5 अंक का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 5 अंक का बोर्ड में पूछा जाता है प्रत्येक वर्ष। और श्लोक है हतो व प्रशासी स्वर्ग जित्वा व बोधस्य महिम तस्माद्युत्स्थ कौन्ते के युद्धाम कृत निश्चय। यानी हतो व प्रशासी स्वर्ग जित्वा व भोजस्य महिम तस्माद्युत्स्थे कौन्ते के युद्धाम कृत निश्चय। तो इसका आपको श्लोक का जो संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद बताना प्यारे बच्चों, जो इस प्रकार है। मैं आपको बता रहा हूँ प्रश्न नंबर 4 का। यह आप इस प्रकार लिखेंगे
आपको इस प्रकार लिखना है। ये प्रश्न 4 है। उत्तर हतोवा और कृत निश्चय इस प्रकार आपको लिख लेना है, डॉट डॉट करके कॉपी में अपनी में साफ साफ। संदर्भ है कि प्रस्तुत श्लोक, संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के वीर वीरण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। संदर्भ में है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के वीर वीरण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। इसमें पुरुराज सिकंदर को बताते हैं कि भारतीय गीता के किस संदेश का पालन करते हुए अपने देश पर मर मिटने के लिए उद्यत रहते हैं। यानी इसमें पुरुराज सिकंदर को बताते हैं कि भारतीय गीता के किस संदेश का पालन करते हुए अपने देश पर मर मिटने के लिए उदित रहते हैं। और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो इस प्रकार है। हिंदी अनुवाद इस प्रकार लिखना आपको साफ साफ कि मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अथवा जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अथवा जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए इच्छा रहित, मोह रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे, इसलिए इच्छा रहित, मोह रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। तो इस प्रकार मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया प्यारे बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट है, इसका ही अथवा भाग है, अथवा वाला है। ये आपका 5 अंक का है और ये भी आपका जो है 5 अंक का है। जौन सा भी आपको याद हो बोर्ड परीक्षा में, उसमें इस दोनों में से आपको एक को हल करना है। अथवा वाला ये है कि नीर क्षीर विवेके हंसलास्य तुम्हें तुने से चेत विस्मने धनुष कुलव्रंत पलासंती के। इसका आपको अर्थ लिखना है। तो इस प्रकार इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। यह आपका इस प्रकार लिखना है, अथवा वाला है। ये भी आपका 5 अंक का क्वेश्चन है, आप चाहे इसे तैयार कर लें। ये आपका नीर क्षीर और डॉट डॉट करके पालसंतिक है, इस प्रकार लिखना कॉपी में आपको बोर्ड परीक्षा वाली में। और संदर्भ है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के, संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के अनुयुक्ति विलास नामक पाठ से लिया गया है। संदर्भ में कह रहा है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के अनुयुक्ति विलास नामक पाठ से लिया गया है। और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो इस प्रकार है कि हे हंस, यदि तुम ही नीर और क्षीर का विवेक करने में आलस्य करोगे तो संसार में ऐसा कौन है जो अपने कुल व्रत का पालन करेगा। हे हंस, यदि तुम ही नीर और क्षीर का विवेक करने में आलस्य करोगे तो संसार में ऐसा कौन है जो अपने कुल व्रत का पालन करेगा। इस प्रकार इसका हिंदी अनुवाद है। तो प्यारे बच्चों आप इसको तैयार कर लें। ये आपका 5 अंक का है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जो बोर्ड में पूछा जाता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपका 3 अंक का पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। यह है जैसे कि
कह में है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। ये आपका जिले वाइज होता है प्यारे बच्चों, जिस जिले में जौन सा लगता है उसको आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लें। और सेकंड है मुक्तिदूत खंड काव्य के पंचम सर्ग का कथानायक अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद ख है कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर उसके प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर उसके प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इसी का सेकंड भाग है कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का कथानायक अपने शब्दों में लिखिए। और इसके बाद आपका ग है, ग में कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर भामाशाह का चरित्र चित्रण कीजिए। ये प्यारे बच्चों जिले वाइज हैं, आपके ज़िले में जौन सा भी लगता है इसमें से क्वेश्चन उसको आप तैयार कर लें। और मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। और उसके बाद है घ है कि अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर राज सुयज्ञ का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। और इसके बाद अड़े में है कि जयश्वास खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। और सेकंड भाग है कि जयश्वास खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। प्यारे बच्चों, ये 3 अंक का क्वेश्चन होता है और आपके ये डिपेंड करता है कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य लगता है। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 इसमें है कि निम्नलिखित 6 का क्या है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये प्यारे बच्चों 5 अंक का क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और थर्ड है रामधारी सिंह दिनकर। प्यारे बच्चों 3 जीवन परिचय हैं, इनमें से आप कोई से भी 2 तैयार कर लें। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और या आप रामधारी दिनकर, इनमें से आप कोई से भी 2 तैयार कर लें, आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको निश्चित मिलेंगे और ये 5 अंक के पूछे जाते हैं। इसके बाद है ख है कि निम्नलिखित कवियों में से एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ख है ये कि निम्नलिखित कवियों में से एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका बोर्ड में 5 अंक का पूछा जाता है। और इसमें है आपका फर्स्ट में है सूरदास, मैत्री शरण गुप्त और महादेवी वर्मा। आप इनमें से तीनों में से कोई से भी 2 याद करोगे तो एक तो निश्चित ही आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। आगे है प्रश्न नंबर 7 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ यानी याद किया गया कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। यह आपका 2 अंक का पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। मैं आपको बता देता हूँ, यह आपका श्लोक है प्रश्न नंबर 7 का आंसर बता रहा हूँ मैं आपको, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 2 अंक का पूछा जाता है कि अपदो, ये श्लोक है, अपदो दूरगामी चय साक्षरो न चय पंडित और एमुख स्फुट वक्ता चयो जनानीति जानती स पंडित। यानी अपदो दूरगामी चय साक्षरो न चय पंडित अमुक इष्टवक्ता चयो जानती स पंडित। इस प्रकार आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे अगर आपको इस प्रकार इसे याद कर लेते हैं। उसके बाद है आप क्वेश्चन नंबर 8 है कि भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन
के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए। यह आपका 4 अंक का पूछा जाता है प्यारे बच्चों, 4 अंक का, कि भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन का अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। उसके बाद अथवा में है, चाहे आप इसे लिख दें अथवा वाले को, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। यानी अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ये भी आपका 4 अंक का है, चाहे आप इसको लिख कर दें जो भी याद है आपका, चाहे तो आप भाई की शादी के लिए लिख दें, चाहे आप मोहल्ले की समुचित सफाई के लिए, इसमें से आप कोई सा भी एक प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, दोनों में से एक, यानी 4 नंबर का है एक। और इसके बाद है प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये आपके एक नंबर के पूछे जाते हैं, इस प्रकार 2 अंक के। इसमें फर्स्ट है कि वाराणसी केसा संगम स्थली अस्ति, और दूसरा है श्री केन वर्धन्ते, तीसरा है अस्माक मुख्य कर्तव्य किम, चौथा क्वेश्चन है चंद्रशेखर स्वगृह किम अवदत्। तो इसमें से आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये आपके हैं प्रश्न नंबर 10 के आंसर। ये आपका वाराणसी नगरी विविध धर्माणा संगम स्थली अस्ति, यानी वाराणसी जो नगरी है विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। और इसका दूसरा है, ये मैंने आपको वाराणसी केसा संगम स्थली अस्ति का बताया, यह है इसका आंसर कि वाराणसी नगरी विविध धर्माणा संगम स्थली अस्ति। उसके बाद है दूसरा है श्री केन वर्धन्ते, तो इसका लिखना आपका आंसर श्री उद्मैन वर्धन्ते, इस प्रकार लिखना आपको श्री उद्मैन वर्धन्ते। इस प्रकार ये आपके 1+1 यानी 2 अंक के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे प्यारे बच्चों, इन्हें अच्छे प्रकार से तैयार कर लें। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों, और 10वां जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यह आपका 7 अंक का पूछा जाएगा, इसको आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लें कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। फर्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण, और सेकंड है स्वच्छ भारत अभियान, और थर्ड है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, और फोर्थ है आपका आतंकवाद कारण एवं निवारण। प्यारे बच्चों, फर्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण पर लिखिए, चाहे स्वच्छ भारत अभियान पर, और तीसरा है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा पर, या आतंकवाद कारण एवं निवारण पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार मैंने आपको ये मॉडल पेपर हल करके बताया है, और जो भी क्वेश्चन अब रह गए इसमें, जैसे आपका निबंध रह गया है और जीवन परिचय रह गए हैं, तो इनको मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसमें आपको बताऊँगा। और प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।